Good morning, my dear students. Today we start with our new topic, that is the factor affecting enzyme activity. There are so many factors that affect the enzyme substrate reactions. First, we have to discuss time. Enzyme substrate reactions mixtures at the constant temperature, the reaction velocity decrease as time is progress. मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन की जो वेलोसिटी फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कम होते जाएगा जैसे टाइम बढ़ेगा. देर आर सो मेनी रीजन्स. पहला रीजन्स है जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन होने के बाद मिलता क्या है हमको, प्रोडक्ट मिलता है. द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन में इनहिबिट द एंजाइम्स मीन्स enzyme plus substrate we get substrate enzyme substrate complex मिलता है and then enzyme plus product. ये हमने रिएक्शन देखी है. तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन में इनहिबिट एंजाइम्स, यही इनहिबिट करता है. और जैसे टाइम जाता है मीन्स सामने सामने जैसे टाइम जाएगा वैसे ये इनहिबिट करेगा. एट अ स्टार्टिंग टाइम इट velocity is increased, but after some times that product inhibit the enzyme. Then changes of pH if medium is inadequate buffer. pH जैसे टाइम प्रोसीड करेगा वैसे pH भी चेंज हो सकती है. Then depletion of substrate lead to reduce occupancy of active site. substrate कम हो सकते हैं. Then reverse reaction हो सकती है. These are so many things are happened when time is progress. So time is the first factor affecting activity, means factor that affecting enzyme activity. Then the temperature. Enzyme activity increase with the temperature reaction reaches the maximum and then activity decline with the further increase in temperature. देखो क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने दो एक्सिस लिए हैं. y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, देन x एक्सिस पे ये टेम्परेचर है. दिस इज अ टेम्परेचर है. अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो आप देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे दैट कर्व इज इंक्रीजिंग. बट जैसे 30 to 40 जैसे ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है. उस टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वो मैक्सिमम उसकी जो वेलोसिटी होती है मीन्स वहाँ पे रिएक्शन ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं जहाँ पे वो एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होता है उस टेम्परेचर पे. दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर वेयर यहाँ पे इससे जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है इन दैट टाइम्स दैट रिएक्शन जो होनी है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे 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 वो कम होती जाएंगी. मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कम हो रहा है. पहले क्या हुआ, 0 से हमने स्टार्ट किया था, 0 से ये बढ़ा 30-40 के बीच में जहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा रिएक्शन होंगी. मीन्स ये रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड इसके बाद ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी मीन्स इनएक्टिव होते जाएगा. क्यों? बिकॉज all enzymes are protein except RNA ribosome, है ना. I have already discussed in my previous lecture. प्रोटीन जो है that have प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे दैट वो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, डीनेचर होना चालू हो जाते हैं एंजाइम्स क्योंकि वो प्रोटीन है. तो डीनेचर जैसे ही होना चालू होते हैं तो वहाँ पे वो अपनी एक्टिव साइट्स जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं. तो इनएक्टिव होगा तो ये यहाँ पे रिएक्शन होंगी क्या, एंजाइम ही इनएक्टिव है. जैसे जैसे यहाँ पे अभी मैंने 50 है, देन 60 है, 70 पे टोटल 50 के अबव 50 इट इज़ इनएक्टिव. और 70 अगर 60 के ऊपर है तो वहाँ पे डीनेचरेशन चालू हो जाएगा. एंजाइम ही नहीं है तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं. इसीलिए यहाँ पे हमको बेल कर्व मिलती है, यानी इनिशिएशन
जब होता है इनिशिएशन स्टेज में, इट इज एक्टिवेट रेट ऑफ रिएक्शन. इन अ later stage it inactivate the enzyme, so we get a बेल शेप कर्व. और दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है मैक्सिमम एक्टिव, मीन्स एंजाइम मैक्सिमम यहाँ पे एक्टिव था, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने के बाद अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वही कांस्टेंट रहता तो कैसा रहता टेम्परेचर, अगर 37 है या 40 है तो वो कर्व बिल्कुल नीचे आती नहीं, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसीलिए ये नीचे आया है. समझ में आया टेम्परेचर का क्या हुआ. इनिशियली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट लेटर इनएक्टिवेट द एंजाइम. देन द नेक्स्ट वन इज अ पीएच. अभी जैसे हमने टाइम देखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन वेलोसिटी भी डिक्रीज होंगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. वैसा ही पीएच का है. पीएच का क्या है, पीएच में भी हमने वैसे ही रखा है दैट रेट ऑफ रिएक्शन एंड पीएच. इसमें भी हमको बेल शेप कर्व मिलती है. हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या होता है, पीएच अगर बढ़ी न्यूट्रल इसमें 6 to 8 के इसमें ये नॉर्मली अच्छा मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा रहता है. बट अगर वो एसिडिक है, मीन्स एसिडिक मीन्स 7 के नीचे 1 to 6 जो है, और बेसिक यानी 8 to 14 अगर है, इन दैट कंडीशन ये जो कर्व रेट ऑफ रिएक्शन कम होते जाता है. तो क्योंकि पीएच अगर कम होती है, पीएच अगर कम यानी एसिडिक अगर होता है, तो वो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन फॉर्म बाय have a different structure, and because of high pH or low pH that means that structure is denature. and जैसे ही वो denature होगा तो क्या हो सकता है, अगर denature हुआ तो यहाँ पे वो inactive हो जाएगा. 1 2 3 4 5 ये समझो pH है, ठीक है. तो ये pH है. तो अभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है. अगर pH हमने कहा कि ऑप्टिमम पीएच वैल्यू मोस्ट एंजाइम फॉल बिटवीन 6 to 8. 6 to 8 अगर उसका पीएच है, ऑप्टिमम एंजाइम, मैंने पूरे नहीं कहे, क्योंकि कुछ एंजाइम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स रहते हैं उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे हमने देखा है हमारा एंजाइम पेप्सिन एंजाइम जो है, दैट पेप्सिन का ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच होती है 1.5 to 2.5 pH. इसमें ये ऑप्टिमम pH है इसकी, यानी ये अगर है तो वो एक्टिवेट रहता है. वही हम दूसरा एंजाइम देखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो उसकी 9 से लेके 10 तक मीन्स 9 to 10 pH अगर है तो वो एक्टिव रहता है. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्टिवेट एट 6 to 8. एंड सम एक्सेप्शनल केसेस आर, जिसमें हमने देखा पेप्सिन पेप्सिन में 1.5 to 2.5 अगर पीएच है तो वो ज़्यादा एक्टिव रहता है उस टाइम पे. देन हमने दूसरा देखा अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है, उसमें 9 to 10 में वो पीएच अगर है तो वो एक्टिव रहेगा. इसमें भी हमको बेल शेप कर्व मिलेंगी. समझो जैसे जैसे पीएच बढ़ेंगी वैसे वैसे वो हमको, यानी स्टार्टिंग में 1 2 3 है तो वो उतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं होंगी, बट जहाँ समझो 6 7 8 है, देन 9 देन 10, इस कंडीशन में हमको बेल शेप कर्व मिलेगी. नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. अभी देखो इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, व्हेन सबस्ट्रेट आर यूज इन अ लार्ज एक्सेस, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम. velocity of reactions means rate of reaction is directly proportional to concentration of enzymes. का मतलब क्या हुआ, अगर concentration enzyme बढ़ रहा है तो reaction भी बढ़ रही है, means rate of reaction भी बढ़ रहा है. इसका मतलब ये होता है, means enzyme concentration जितना बढ़ेगा उतना ही उसकी, if enzyme concentration double अगर करते हैं and substrate still excess, velocity should also डबल, मीन्स जैसे एंजाइम्स बढ़ेंगे वेलोसिटी भी वैसे ही बढ़ेंगी. सिंपल है. देन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन,
ये देखो, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कीपिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन constant and increase in a substrate concentration result very rapid rise velocity in the beginning and later it become a constant and it give a hyperbolic curve. देखो क्या हुआ है, ये वाली कर्व जो है, देखो इसमें क्या हुआ है, ये मैंने जो एक्सिस है इसमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिया है और यहाँ पे वेलोसिटी है v, ठीक है, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट, ये जो है एंजाइम हमने क्या लिया है यहाँ पे, कांस्टेंट लिया है, मींस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पहले जितने थे वही लास्ट में रहेंगे, बट हम सबस्ट्रेट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली सबस्ट्रेट इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में ये वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, बट ऐसा टाइम आएगा कि एंजाइम, क्योंकि एंजाइम कांस्टेंट है और सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, तो एंजाइम जितने हैं उतने ही रहेंगे, सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो। तो यहाँ पे ये कैसा कर्व आएगा, इस तरीके से आएगा, एंड दिस इज अ वी मैक्स, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, दैट इज़ अ वी मैक्स, दैट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज़्यादा अभी वेलोसिटी बढ़नी नहीं है। और इसका जस्ट हाफ अगर हम लेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हम हाफ वेलोसिटी होती है, हाफ वेलोसिटी यहाँ से प्लॉट करके ये, यानी हम सबस्ट्रेट यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितने सबस्ट्रेट में हाफ वेलोसिटी है और कितने में मैक्सिमम वेलोसिटी है। समझ में आया, दैट इज़ अ, और इसको दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन डिनोटेड बाय द वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी को वी मैक्स से डिनोट करते हैं, एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट अ हाई मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मिशेल-मेंटन कांस्टेंट डिनोटेड बाय Km। तो ये Km जो है ये मिशेल-मेंटन कांस्टेंट है, इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द वी मैक्स। इतना ध्यान में रखो कि इस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। ये ग्राफ समझ में आया, हमको यहाँ पे हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। देखो नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, एंजाइम कांस्टेंट है, ठीक है, यानी मैं लेती हूँ यहाँ पे एंजाइम, कुछ एंजाइम है 4-5 एंजाइम है, कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे वही इन 4-5 रहेंगे, 4-5 ही रहेंगे। अभी मैं बताने के लिए, सबस्ट्रेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पहले एक ही सबस्ट्रेट था स्टार्टिंग में, ठीक है, देन यहाँ पे 2-3 आ गए, देन पूरे एंजाइम जितने भी थे सबस्ट्रेट से फुल हो गए, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमको मिली, बट एंजाइम तो कांस्टेंट है और सबस्ट्रेट कितने भी बढ़ेंगे, बट सब एंजाइम जितने रहेंगे उतने से ही वो रिएक्शन करेंगे, उतनी ही हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। इसीलिए सबस्ट्रेट यहाँ पे कितना भी बढ़े पर एंजाइम कांस्टेंट होने के कारण ये जो हमको कर्व मिलता है, दिस इज अ हाइपरबोलिक कर्व। समझ में आया अभी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देन अभी देखो Km इक्वल टू हाफ ऑफ अ वी मैक्स, हमने देखा Km क्या है, मिशेल-मेंटन कांस्टेंट है। Km वैल्यू इंडिकेट मोर एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट एंड हायर Km वैल्यू इंडिकेट लेसर एफिनिटी। Km वैल्यू अगर मोर है, लोअर Km वैल्यू अगर है तो एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट हायर रहेगा, और अगर ज़्यादा है तो लेसर एफिनिटी रहेंगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की, इतना ध्यान में रखना। देन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी ये जो बताया था ये कैसे क्या हुआ है इसका, इसमें समझ, यहाँ पे समझो। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम था, जैसे कि ग्राफ में बताया है, यहाँ पे हमने ग्राफ में यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम, उसी का ये यानी यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है तो कम दिया है, एंजाइम कांस्टेंट है, देखो एंजाइम इसने एक ही लिया है और इसमें 4 एक्टिव साइट्स है इस एंजाइम में, वो लिया है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, हर एक इसमें 4 स्टेजेस यहाँ पे दिखाई है। पहले 1 बाइंड हुआ, देन 3 थे 3 बाइंड हुए, 4 थे 4, ओके, बट 4 उससे ज़्यादा यहाँ पे साइट्स नहीं है तो 4 ही बाइंड होंगे, उसके बाद एंजाइम कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे इसीलिए हमको ये यानी ये कर्व मिलती है कांस्टेंट। उसके बाद एंजाइम ही नहीं है ना, तो सबस्ट्रेट बाइंड किसके साथ करेंगे, जितने थे उसके साथ ही करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट, ये कितना भी बढ़ा दो, यहाँ पे ये बढ़ गए, बट कुछ है क्या, क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे एंजाइम ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमने देखे टाइम, फर्स्ट हमने टाइम देखा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम में। टाइम जितना जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने वेलोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी, लास्ट में डिक्रीज होगी। टेम्परेचर देखा, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी इंक्रीज होगी, लास्ट में डिक्रीज, बिकॉज डीनेचरेशन होता है प्रोटीन का। पीएच में हमने देखा इसमें भी डीनेचरेशन होता है, इसमें भी बेल कर्व मिलता है, इसमें भी बेल कर्व मिलता है। पीएच में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। देन इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इसमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम, एंजाइम बढ़ेंगे तो रिएक्शन बढ़ेंगी, ये यहाँ पे समझ में आया। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा कि एंजाइम अगर कांस्टेंट है तो हमको हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। वी मैक्स मिशेल मेंटन कांस्टेंट हमने देखा, Km इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वी मैक्स। वी मैक्स यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी हो सकती है ये। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं तो ये वो कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है। तो दिस इज़ अबाउट अ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एंड रिमेनिंग आपका बचा क्या है, एंजाइम इनिबिटर्स बचे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। उसके बाद हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही यूनिट ख़त्म हो जाएगा मैं आपकी एक टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है।